अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ आयशा अंसारी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्क की सियासत से जुड़ी कुछ खबरें। आपको ये बताएंगे कि किसके दफ्तर में चूहे घुस गए, किस इलाके में जनाजों पर बैंड बाजे बजाए जाते हैं, हैदराबाद की किस्मत क्यों जाग उठी और न्यूजीलैंड वाले सड़कों पर क्यों आ गए। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे पीटीएम तहरीक का। जी हाँ, ऑपोजिशन जमातों की जानिब से वजीर आजम को दी गई इस्तीफे की डेडलाइन में सिर्फ 5 रोज बाकी रह गए हैं। पीटीएम ने इस्तीफा न आने पर अगली डेडलाइन पर गौर शुरू कर दिया। पीटीएम जमातें सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। ओपोजिशन क्या करेगी? इंशाअल्लाह ताला जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वजीर आला के खिलाफ। वजीर आजम के इस्तीफे की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन रह गए, लेकिन पीटीएम कोई फैसला ना कर सकी। पीटीएम ने इस्तीफा ना आने पर अगली डेडलाइन पर गौर शुरू कर दिया। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। पीटीएम जमातों ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। फरवरी के पहले हफ्ते इत्तेहाद के सरबराही इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी क़यादत बलोचिस्तान की सरकर्दा सियासी शख्सियात से राबतों पर इजलास को एतमाद में लेगी। ओपोजिशन जमातों के रवैये बता रहे हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ फैसलों में इंतशार का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ है, हर तरफ से वार करेंगे। हुकूमत को घर भेजने के लिए सारे ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने ऐलान कर दिया, कहा मुल्क शदीद खतरात में है, हुक्मरान कोई बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। 1 माह के वक्फे के बाद आसिफ अली जरदारी की दोबारा सियासत में एंट्री। आसिफ जरदारी का हर तरफ से हुकूमत पर वार करने का अज़्म, पीडीएम के साथ मिलकर चलने का भी अहद किया। साबिक सदर का पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर को टेलीफोन, कहा मुल्क शदीद खतरात में है। अनाड़ी हुक्मरानों की नाअहली से मुल्क किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, इन्हें घर भेजना जरूरी हो चुका है। आसिफ जरदारी ने दावा किया कि सिलेक्टेड हुक्मरान खुद अपने ही वजन से गिर चुके हैं, बस एक धक्का और चाहिए। हुक्मरानों को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे, इस नाकाम और नाअहल टोले को घर भेजकर दम लेंगे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है तो शौक से लाओ, मगर याद रखो कि सेनेट में क्या हुआ था। सदारती इंतखाब का नतीजा भी मत भूलना। वजीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो को खुला चैलेंज दे दिया, खत्म नबूवत पर जलसा करना है तो मिलकर कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान को भी पेशकश कर दी। फजल रहमान साहब, खत्म नबूवत पर मैं इकट्ठा जलसा करने के लिए फजल रहमान साहब तैयार हूँ, लेकिन मदरसे के तुलबा को पढ़ने दें। कह रहे हैं जनाब अली के हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कश्मीर की आज़ादी के लिए जो काम इमरान खान ने किया है यूनाइटेड नेशन में और सारी दुनिया में, वो आप नहीं कर सके। मुझे कोई फिक्र नहीं है नून की, जरा से भी फिक्र नहीं है पीपल्स पार्टी की, वो अपने मसले सेट करने के माहिर हैं। मुझे फजल रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है, आपसे हाथ हो जाएगा और आप हाथ मलते रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन में आप आ रहे हैं, बात खत्म हो गई। इस लॉन्ग मार्च में भी सोचो, थोड़ा बहुत आपका पर्दा रह जाएगा। पहले पनामा था, अब पनामा 2 आ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि $7,50,000 शहबाज साहब ने नैब को दिए। अब तो बिलावल कहता है अदम एतमाद लाएंगे। एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। सेनेट के 66-65 आदमी थे, उधर अंदर गए तो 44 ही रह गए। सदर के इलेक्शन में क्या हुआ? फजल रहमान साहब खुद सदर के उम्मीदवार, इसी असम्बली में जिसमें वो लानत भेजते हैं। महंगाई इसलिए भी हुई कि चोरों ने बहुत लूटा, बिजली इसलिए बढ़नी पड़ गई कि इन लोगों ने ऐसे मुआहदे किए कि या हम बैंकरप्ट हो जाते, हमें IMF के पास जाना पड़ा। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। कौन माई का लाल वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश कर सकता है? फवाद चौधरी ने भी अपोजिशन इत्तेहाद को खुला चैलेंज दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को जहनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया, अपोजिशन अब सिलेक्टेड की गर्दान खत्म कर दे। अदम एतमाद कठपुतली वजीर आला के खिलाफ,
अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के ख़िलाफ़ या अदम एतमाद नालायक, नाजायज़, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। जियाले कायद की हुकूमत को ऐवानों में टफ टाइम देने की तजवीज़। हुकूमती रहनुमाओं ने भी बिलावल भुट्टो को चैलेंज दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने पीडीएम को गैर फितरी इत्तेहाद करार देकर उसके जल्द बिखरने की पेशगोई की। बिलावल को मशवरा भी दे डाला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वजीर आजम, वो इलेक्टेड वजीर आजम है। उधर फवाद चौधरी ने ट्विटर का महाज संभाला। कहा कि कोई माई का लाल वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की जुर्रत नहीं कर सकता। उनका कहना था कि बिलावल अपने नंबर शो करें, क्योंकि सेनेट में भी अपोजिशन को नाकामी हुई थी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। शैतान पाकिस्तान पूरे जो मौजूद हैं कदर पीडीएम की सूरत से होसन पाकिस्तान से शैतान ना अगर सब तो बटन आएगा तो मौलाना फजल रहमान है। अल्लाह ताला उसने शर को महफूज रखे। गुलाम सरवर खान ने सवाल उठाया कि पीडीएम के इस्तीफे कहाँ हैं? अगली बारी भी तहरीक इंसाफ की ही होगी। रास्ते बदलने पर मशवरे होते रहे, प्लान बदलते रहे। ऑपोजिशन की हुकूमत गिराओ तहरीक मंजिल पर ना पहुंच सकी। इधर उधर की बैठक होती रही। 3 माह के सफर की कहानी आप भी देख लीजिए। कब ये हुकूमत कर जाएगी? ये बातें बाद में करेंगे। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, एहतजाज, आखिर पीडीएम की मंजिल है क्या? अपोजिशन की हुकूमत गिराओ तहरीक का सफर 3 माह कबल शुरू हुआ। पूरी अपोजिशन का एक ही मुतालबा था। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। बड़े बड़े दावे किए गए। जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं, 24 घंटे की मार नहीं। जनवरी तक इस कठपुतली जालिम को घर भेजेंगे। दिसंबर फरवरी के अवाइल में, जनवरी की सर्दी में जलसे, जुलूसों और मुजाहिरों की गर्मा गर्मी रही। पीडीएम की क़यादत इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगा। दारुल हुकूमत के रेड जोन में सियासी मैदान सजाया गया। कहीं गलत फहमी तो नहीं हुई कि लॉन्ग मार्च आज था? पूरी पार्टी और पूरा टब्बर भी चोर साबित हो गया। मगर फिर जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो बुरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आखिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है। कानूनी तरीके से जब हम हमला करते हैं तो कठपुतली को कम से कम घर जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद तो जैसे चिरागों में रोशनी ही ना रही। कब पीडीएम में वो लॉन्ग मार्च करेगी और कब ये हुकूमत कर जाएगी? ये बातें बाद में करेंगे। वाह वाह वाह। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 9 फरवरी को हैदराबाद में जलसा करेगी। पीपल्स पार्टी वाले मेज़बान होंगे। शहर भर में सफाई हो रही है। जलसा गाह और अतराफ की सड़कों पर रंग हो रहा है। तफसील इम्तियाज अली की रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद की किस्मत जाग उठी, क्योंकि पीडीएम वाले 9 फरवरी को यहाँ जलसा जो करने आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी वाले मेज़बान जो हैं। सालों से खराब सड़कें बनने लगी, मट्टी से अटी शाहराहें साफ होने लगी, बेरंग दरो दीवार रंगे जाने लगे। ये डीसी साहब का ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर आया है। ये पता नहीं है जलसे के लिए, बल्कि जलसे हैं इसी वजह से। ये तो बहुत अच्छी बात है, सुठी काम है, ये तो सुठा काम है। जलसा गाह तक पड़े गड्ढे भरे जाने लगे। ये इलाका रातों रात तरक्की करने लगा।
जामशोरो रोड पर पुल की मुरम्मत भी होने लगी, रंग भी हो रहा है। ये सिर्फ पीडीएम की क़यादत को दिखाने के लिए सिर्फ उस रोड को चमकाया जा रहा है जो जलसागाह की तरफ जा रहा है, और जो उन्होंने दावे किए हैं सिंध को पेरिस बनाने के, लंदन बनाने के, वो एक दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुकामी मेजबान जियाले रहनुमाओं को मौका हाथ आ गया कि क़यादत की तवज्जो हासिल कर लें। जगह जगह खुशामदीद के बैनर्स लगा दिए हैं। कैमरामैन कामरान खान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान वेल्थ टैक्स केस की समाअत, अदालत ने एफबीआर के वकील को इदारे से नई हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म दे दिया है। जी हाँ, अदालत ने नई हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म दे दिया है। वेल्थ टैक्स के खिलाफ शरीफ खानदान की अपीलों पर क्या हुआ, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स आए थे। शरीफ खानदान ने वेल्थ टैक्स की अदायगी ताखीर से की, वकील एफबीआर की जानिब से ये जवाब दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का एफबीआर के वकील को हिदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म भी सामने आया है। ताखीर से टैक्स अदायगी पर इजाफी टैक्स का नोटिस भेजा गया। वकील एफबीआर की जानिब से ये कहा गया और शरीफ खानदान ने इजाफी टैक्स नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। वकील ने यह भी बताया सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान वेल्थ टैक्स केस की समाअत हुई। एक चपरासी ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 3.25 करोड़ रुपए जमा कराए। नैब दस्तावेजात एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करा दी गई। बिल्कुल, आपको बताएं, एक चपरासी ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 3.25 करोड़ रुपए जमा कराए। नैब ने दस्तावेजात एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करा दी हैं। निजी बैंक के चपरासी ने अकाउंट में 28 मिलियन रुपए की रकम जमा कराई, ऐसा बताया गया है रिपोर्ट में। जबकि चपरासी के मुताबिक उसने अफसरान के कहने पर ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में रकम जमा कराई। ख्वाजा आसिफ के केस में 2 सियासी वर्कर्स और भतीजे ने भी पैसे जमा कराने का बयान दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाक धरती के मुहाफिजों की दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशंस के दौरान 2 कमांडर समेत 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। जी हाँ, हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत खून रेजी के मुतादिद वाकयात में मुलव्विस थे। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश बम्बार तैयार करने वाले कमांडर समेत 5 दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीर अली और खैसोर में खुफिया इतलात पर 2 कामयाब ऑपरेशन। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान AKK ग्रुप का कमांडर सैद रहीम उर्फ आबिद मारा गया। कल अदम TTP गौहर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द कमांडर सैफुल्ला नूर भी हलाक। दहशतगर्द सैद रहीम उर्फ आबिद 2007 से सिक्योरिटी फोर्सेस पर 17 हमलों में मुलव्विस था। वाना और मीर अली में खुदकुश बम धमाकों के 2 मराकिज का इंचार्ज दुश्मन एजेंसीज के टारगेट किलर्स को तरबियत भी देता रहा। हलाक दहशतगर्द मीर अली में 4 कबायली अमायदीन और शुमाली वजीरिस्तान में 3 इंजीनियर्स पर हमलों के साथ बारूदी सुरंगों के कई धमाके भी कर चुका था। मारा जाने वाला दूसरा दहशतगर्द कमांडर सैफुल्ला नूर खैसोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले मुख्तलिफ बम हमलों में बराह रास्त मुलव्विस रहा। और वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। कुछ कौम परस्त ग्रुप्स भी इस्तेमाल होने के लिए हमेशा तैयार हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताएगा मजीद क्या बताया गया है ब्रीफिंग में? ये भी बताया गया है कि 2020 में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जो हमले हैं उनमें इजाफा हुआ है। सिंध में 20 के करीब उन पर हमले हुए हैं, जिसमें कानून नाफिज करने वालों के जो अफसरान हैं वो जख्मी भी हुए हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जो जिनको पड़ोसी ममालिक की हिमायत हासिल है, वो पाकिस्तान में अमन तबाह करना चाहते हैं और मसाइल पैदा कर रहे हैं। कुछ कौम परस्त ग्रुप भी उनके इस्तेमाल होने के लिए उनके हाथों तैयार है, लेकिन हमारी जो पुलिस फोर्स है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं वो इस सिलसिले में काम कर रही हैं। अख्तरी पसंद ग्रुपों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। इस मीटिंग में IG सिंध समेत कानून नाफिज करने वालों के तमाम अफसरान शरीक हैं, जो शहर कायद समेत सिंध भर में 2020 की सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं और आगे का लाए अमल तय किया जा रहा है कि किस तरह इन मुल्क दुश्मन लोगों से निपटा जाए। ठीक है संजय, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया। एडवेंचर का शौक था या कोई इमरजेंसी? कोयटा में मोटरसाइकिल सवार नौजवान खुद को शायद टॉम क्रूज समझ बैठा था। बिल्कुल, तेज रफ्तारी से आती हुई ट्रेन को खातिर में ना लाया और पटरी क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि देखने वाले देखते ही रह गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा मुजीबुल्लाह से। जी मुजीबुल्लाह, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरियाब के इलाके रज़ा मोहम्मद स्ट्रीट में, जहाँ पर कल एक ऐसा स्टंट देखने में आया जो कि हकीकी स्टंट हम उसको कह सकते हैं। रज़ा मोहम्मद स्ट्रीट से एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो निकलता है और जो चलती ट्रेन है वो सीधे जाकर वो ट्रेन की जद में आ जाता है। नौजवान जो है वो अगर उसको टॉम क्रूज़ हम कहें तो भेजा ना होगा। वो जो टॉम क्रूज़ जो नौजवान है उसकी मोटरसाइकिल जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रेन की जद में आई और उसकी मोटरसाइकिल को कुचलते और रोनते हुए आगे बढ़ी। ताहम जो नौजवान है वो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। अहले इलाका से जब हमने बात की तो उन्होंने नौजवान की गलती को पर पर्दा डालते हुए जो फाटक ना होने का जो मसला है वो उठा लिया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर अरसा दराज से ना सिर्फ ये इलाका बल्कि क्वेटा शहर के बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रीट्स हैं जहाँ से रेल गुजरती है वहाँ पर कोई फाटक का नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ इस तरह के वाक़यात वो देख सकते हैं। ये जो नौजवान है ये तो मौजूदा तौर पर महफूज रहा था। हम बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बैड लक और नाखुशकिस्मती की वजह से जो है वो ट्रेन की जद में आकर या तो जान की बाजी हार जाते हैं या तो फिर ज़ख्मी हो जाते हैं। जो नौजवान शख्स है जब हमने उनको ट्रेस करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी शनाख्त भी छुपा ली और वो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाह रहे थे। तमाम जो इलाका है उन्होंने अहले इलाका है उन्होंने इस बात को पर जोर दिया कि वो जो रेलवे ट्रैक नौजवान महफूज रहा है। मुजीबुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। अब सेगमेंट अनदेखा पाकिस्तान में जिक्र ऐसी रिवायत का जिसे सुनने वाले कानों को हाथ लगा लें। जी हाँ, जनाजों पर बैन तो होता है लेकिन पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बैंड बाजे बजाकर लोग अपने प्यारों को सफर आखिरत पर रवाना करते हैं। जी हाँ, ये कौन से इलाके हैं और ये रिवायत किसकी वजह से पड़ी? हमारे नुमाइंदों जुल्फ़िकार हैदर और सुल्तान सिद्धू ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। बैंड बाजा और बारात, ये तो आप सुनते आए हैं मगर कभी नहीं सुना होगा बैंड बाजा और जनाजा। गोजरा से गुजरात तक जनाजा उठने पर बैंड बाजा, नोट निछावर करना और अलहदा दफनाना। कलमा शहादत करता हर कोई है मगर मानता कोई नहीं। हम इसको अच्छा नहीं समझते लेकिन जब उन्होंने ढोल बजाना शुरू किया तो हमने सख्ती से मना किया उनको कि ये अच्छा नहीं है। पहले था अब नहीं है, अब ऐसे ही है जैसे कौन हैं ये लोग? उनको कहते हैं दित्ते शाही। दित्ते शाही उनको इसलिए कहते हैं कि जो उनके जो बुजुर्ग थे, उनके पेशवा थे, उनका नाम दित्ते शाह था। असल नाम अल्लाह दित्ता बताया गया है हमें। वो उन अपने पीरो मुर्शद के हुक्म पे सेवन शरीफ पैदल ही चल पड़े, 2 ढोल वाले साथ लेके। तो वो ढोल वाले वहीं से ये उनकी बेस शुरू हुई ढोल की, यहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है। और फिर इनके मुरीदों का हर सफर ढोल की थाप के साथ होने लगा। चंद साल बाद ये अमल जनाजों में ढोल बजाने की रस्म बन गया। किसी ने पूछा उनसे कि ये ढोल क्यों बजता है, तो उन्होंने कहा भाई हम ये इस तरह ढोल हमारे आगे बजता है कि हम चाहते हैं कि हम पता नहीं गुनाहगार लोग हैं, हमारा साया किसी पे ना पड़े। कोई जो है ना, हम लोगों को खबरदार करते हैं भाई हम आ रहे हैं, जो हमें मिलना चाहता है वो तो ज़रूर मिलेगा और जो हमसे दूर रहना चाहता है वो दूर हो जाएगा। बाजे वाले कहते हैं अच्छा तो नहीं लगता लेकिन पैसे ज़्यादा मिलते हैं। बारात का 4000, सालगिरह का 3000, ऐसे 7-8 हज़ार ऐसे रेट होते हैं, लेकिन हमें उन्होंने मुआवजा दिया है 15,000। हमें ले गए हैं एक जनाजे पे, बुरा तो बहुत लगा है। हमने तो पैसे कमाने हैं, हमें तो चाहे जहाँ मर्जी ले जाएं। ढोल की ये लॉजिक ये पेश कर रहे थे कि एक बुजुर्ग जो है वो दुनिया में अपने मामलात को सारे सर अंजाम दे के अब जा रहा है अपने मालिक हकीकी के पास वापस, तो इसलिए वो खुशी में ढोल बजाते हैं। रिटन लिटरेचर तो नहीं है
कि कहें हम कि उनकी अकायद जो हैं या उनका जो बिलीफ्स हैं वो कहीं लिखी शक्ल में मिल जाए, ऐसा नहीं है, ज़बानी कलामी बातें हैं। 1.5 सदी पहले दित्ता शाह के सफर में बजने वाली ढोल की थाप अब उनके मुरीदों के जनाजों में सुनाई देती है। और अब खेल और खिलाड़ी की कुछ बात कर ले तो कराची टेस्ट से कबल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी टीम्स का आखिरी प्रैक्टिस सेशन जारी है। दोनों टीमों के कोचेस पिच का मुआयना करके हिकमत अमली बना रहे हैं। मजीद तफसील जानते हैं शोएब जट से। जी शोएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अब तो 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब नेशनल स्टेडियम कराची में तारीख जो है वो रकम हो जाएगी कि 13 साल बाद जनूबी अफ्रीकी टीम टेस्ट मैच में एक्शन में होगी पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान में। आज दोनों टीमें यहाँ पर आई हैं, लेकिन प्रैक्टिस पे ज़रा हल्का हाथ रखा गया है। जनूबी अफ्रीका की बात करें तो वहाँ तो ऑप्शनल ट्रेनिंग थी, इसलिए उनके आधे से ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो होटल में ही हैं। कोचेज़ यहाँ पर आए, 1-2 खिलाड़ी आए जिन्होंने जो है वो थोड़ी सी बैटिंग प्रैक्टिस की, और कोचेज़ जो हैं वो मार्क बाउचर जो है वो विकेट का मुआयना करते रहे, पिच का, जहां पे मैच कल होना है, विकेट नंबर 1 जिसे कहा जाता है। इस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान टीम ने भी नेट सेशंस पे आज जरा कम तवज्जो दे रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने फुटबॉल का जो है लॉन्ग सेशन खेला। कल जब मैच शुरू होगा तो पाकिस्तान की तरफ से इम्कान है कि 2 खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दी जा सकती है। सऊद शकील इसके लिए फेवरेट हैं, जबकि स्पिनर्स में टाई है कि कल साजिद खान को टेस्ट कैप दी जाए या नोमान अली को टेस्ट कैप दी जाए, जो अगर उनको कैप मिल जाती है तो वो अंदरूने सिंध के पहले टेस्ट क्रिकेटर होंगे। तो कल से शुरू होने वाला मुकाबला यकीनी तौर पर सनसनीखेज भी होगा और तारीख भी रकम कर जाएगा। ठीक है, आपने तफसीलन आगाह किया शोएब जट, बहुत शुक्रिया। और कराची में सुबह से ही ट्रैफिक जाम है। नेशनल स्टेडियम में मैच प्रैक्टिस के बायस रास्ते बंद हुए तो दबाव दूसरी शाहराहों पर आ गया। ट्रैफिक पुलिस का प्लान भी किसी काम ना आया। शाहराह फैसल समेत दीगर मकामात पर ट्रैफिक का दबाव है। 3 हट्टी पर सड़क की खुदाई के बायस हसन स्क्वायर से आने वाला ट्रैफिक फंस कर रह गया है। जी हाँ, शहरियों को मंजिलों पर पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दफातर जाने वाले लेट हो गए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप ट्रैफिक की? देखिए, जो आयशा मंजिल से और 3 हट्टी और फिर 3 हट्टी से गुरु मंदिर और गुरु मंदिर नुमाइश से सदर जाने वाला जो ट्रैफिक है वहाँ पर यहाँ पर जो है वो शदीद ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से मेरे अकब में जो आयशा मंजिल से आने वाला जो ट्रैक है वहाँ पर अकब में भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम है। इसके अलावा PIB से जो जेल रोड जाने वाले जो ट्रैफिक है उस पर भी आप स्क्रीन पर मनासिर देख सकते हैं कि बम्पर टू बम्पर गाड़ियां हैं। ट्रैफिक शदीद जाम है इस तरफ जाने वाला जो ट्रैक है, क्योंकि आगे जो है वो रास्ते भी बंद है नेशनल स्टेडियम जाने वाले, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। लंबी गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरी रुल कर रह गए हैं और मिनटों का सफर ये बताएगा कि मुतबादिल रूट बताया गया है शहरियों को, क्योंकि हम देख रहे हैं खासी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई हुई है। जी बिल्कुल, मुतबादिल रास्ते हैं, क्योंकि जो नेशनल स्टेडियम के जो तरफ जाने वाले जो ट्रैक है उनको बंद करने के बाद शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते ज़रूर बताए गए हैं, लेकिन उन्हीं मुतबादिल रास्तों पर भी क्योंकि जब नेशनल स्टेडियम हसन स्क्वायर उसके अलावा कारसाज से नेशनल स्टेडियम की तरफ आने सलमान, जाने वाले ट्रैक की बात तो हो गई, वापस आने वाले ट्रैक के बारे में बताएगा, उसकी क्या सूरत हाल है? देखिए शाह से वापस आने वाला जो ट्रैक है उस पर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं है क्योंकि वो क्लियर है, लेकिन जो आयशा मंजिल से 3 हट्टी और 3 हट्टी सदर जाने वाला है, इसके अलावा PIB से जेल रोड जाने वाला जो ट्रैक है उस पर शदीद ट्रैफिक जाम है। बम्पर टू बम्पर गाड़ियां हैं और शहरियों का यही कहना है कि सुबह से ही जब से दफातर के लिए निकले हैं इसी सूरत हाल का सामना है और अपने दफातर भी जो है वो लेट हो रहे हैं। इसके अलावा अपनी मंजिल की तरफ भी जो है वो जा नहीं सक रहे। लोग जिन्होंने दफ्तर पहुंचना था वो लेट हो गए हैं और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद, आप इससे मुतालिक बता रहे थे। और अब लाहौर का रुख करें, जिसके निजी यूनिवर्सिटी के टीचिंग अस्पताल से मिलने वाली लाश की शनाख्त मरियम के नाम से हुई है। लड़की कौन थी और लाहौर क्यों आई थी, इस बारे में मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर। यूनिवर्सिटी के टीचिंग अस्पताल में लाई जाने वाली लाश की शनाख्त हो गई है। लड़की की शनाख्त जो है वो मरियम के नाम से हुई है, जो कि गुजरात की रिहायशी थी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालबा थी और यहाँ पर गुजरात से अपनी फ़ीस जमा करवाने के लिए हफ्ते के रोज़ लाहौर आई थी। लड़की के पास उसके वसा के मुताबिक 1,20,000 रुपये कैश और उसका मोबाइल फ़ोन था, जो कि इसकी लाश मिलने के बाद पुलिस को वहाँ से नहीं मिला। 2 नामालूम अफराद थे जो कि इस लड़की की लाश को टीचिंग अस्पताल में छोड़कर
फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने 2 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। शनाख्त होने के बाद लड़की के वर्सा जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं। मकतूला का पोस्टमार्टम इस वक्त जारी है। पुलिस का यह कहना है कि क्लोज सर्किट फुटेजेस और दीगर शवाहिद की मदद से तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप इससे मुतालिक बता रहे थे। लाहौर के नवाही इलाके कहना में सरकारी स्कूल के क्वार्टर की छत गिर गई। माली की बीवी और बेटा जाँ बहक हो गए, जबकि भाई और बेटी जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब ने इंतजामिया से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। छत गिर गई या आसमान टूट पड़ा, काहना कचवाना गांव के सरकारी स्कूल के माली की दुनिया उजड़ गई। स्कूल का माली इरफान अपने बीवी बच्चों के साथ स्कूल से मुल्हिका छोटे से कमरे में रिहाइश पजीर था। शदीद सर्दी में लकड़ी और मिट्टी की बनी छत अचानक गिर गई। इरफान की 32 साला बीवी बुशरा और 13 साला बेटा रहमान मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। छत गिरने से इरफान की बेटी और भाई जख्मी हुए। तो अब तो ये स्कूल वाले को इमदाद करेंगे तो ठीक, नहीं तो हमने केस वगैरह कोई नहीं करना, ना ही हम किसी को करना चाहते थे। तुम गरीब लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो हमारी इमदाद करेंगे तो हम ठीक है, हमारी इमदाद कर दे तो बेहतर ही, क्योंकि मेरा ना कोई माँ बाप है ना कोई सब कोई भी नहीं है, अकेला ही हूँ। इरफान का कहना है कि पौधों की देखभाल के लिए प्रिंसिपल ने स्कूल में रिहाइश की इजाज़त दी थी। अपनी मदद आप के तहत बच्चों को मुश्किल से बाहर निकाल पाया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद घर भेज दिया गया, जबकि मैयतों को वर्सा के हवाले कर दिया गया। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ उसामा दुरानी, समा, लाहौर। फैसलाबाद का रुख करें तो 24 घंटों के दौरान 2 सरकारी स्कूल्स के 6 तलबा और 2 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा बच्चों और टीचर्स को क्वारंटीना कर दिया गया। मजीद जानेंगे समा की नुमाइंदा सादिया फारान से। सादिया बताएगा कि इनको कोरोना की वजह से क्वारंटीना कर दिया गया है, क्या SOPs का ख्याल रखा जा रहा है स्कूल्स में? जी बिल्कुल, जहां स्टूडेंट्स जो है वो बहुत खुश नजर आ रहे थे स्कूल खुलने की वजह से, वहीं जो है 24 घंटों में 6 स्टूडेंट्स को जो है वो कोरोना उनका जो है ना मुस्बत आया है और 6 स्टूडेंट्स का जो है वो वायरस जो है मुस्बत आया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिसमें 2 टीचर्स जो हैं उनका भी कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आ गया है। बिलाशुबा जो है वो स्कूल में जो है वो यकीनी तौर पर इकदाम अच्छे नहीं किए गए और जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, इसी वजह से जो फॉलो भी नहीं किया जा रहा। ठीक है, मुतासरा बच्चों और टीचर्स को क्वारंटीना कर दिया गया है। सादिया फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानियों ने कोरोना वबा के बावजूद 274 अरब रुपए के मोबाइल फोन इंपोर्ट कर लिए हैं। चीन से मंगवाए गए नए और सस्ते स्मार्टफोन्स पाकिस्तान की मार्केट्स में सबसे ज्यादा फरोख्त हुए हैं। क्या तफसीलात रही और मार्केट में अगले साल कितनी इंपोर्ट होने वाली है, शकील अहमद से जानते हैं। साल 2020 कोरोना की वबा ने मार्केटें वीरान कर दी, स्कूल बंद करा दिए, सड़कें सुनसान हो गईं, लेकिन एक कारोबार चलता रहा, वो है, एक मिनट होल्ड करें, मोबाइल फोन साइलेंट पे लगा लूं। जी हाँ, ये छोटी सी चीज जिसे स्मार्टफोन कहते हैं, आलमी वबा ने लोगों को बचत का मशवरा दिया, लेकिन पाकिस्तानियों ने 274 अरब रुपए के मोबाइल फोन इंपोर्ट कर ही लिए, यानी 2019 की निस्बत 100% से भी ज्यादा खरीदारी हुई। जून में 38 अरब रुपए, दिसंबर में 34 अरब रुपए के मोबाइल फोन बैरून मुल्क से मंगवाए गए। चीन के नए और सस्ते स्मार्टफोन्स पाकिस्तान की मार्केटों में सबसे ज्यादा फरोख्त हुए और इस साल सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी इनका ही रहा, यानी 50%। बड़े ताजर अब हर साल 4 करोड़ मोबाइल फोन्स की खरीदारी का दावा कर रहे हैं। कुछ सालों बाद इस मुल्क में मोबाइल फोन्स की बारिश नहीं बल्कि सैलाब आएगा। और वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मोदी सरकार ने भारतीय किसानों को झांसा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सारे हरबे नाकाम हो गए। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। ने तो काफी इन्हें झांसे देने की कोशिश की, मज़ाकरात की दावत दी, मनाने की कोशिश की, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम रहीं। हिंदुस्तान का किसान जो आपने देखा कि पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से इनकी आवाज़ बुलंद हुई, आज पूरे मुल्क में उनके साथ एक हमदर्दी की लहर दिखाई दे रही है। अब वो कह रहे हैं कि हम यौम जमहूरिया के दिन एक तवील रैली लेकर
दिल्ली घुसने की कोशिश करेंगे। यकीनन सरकार उन्हें दिल्ली नहीं घुसने देगी, रास्ते में रुकावटें डालेगी और हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। और अब आगे बढ़ते हुए इस्लामाबाद के क्राफ्ट बाजार की सैर करते हैं फराह रबानी की रिपोर्ट में, जहां हुनरमंद खवातीन ने अपने फन पारों और दस्तकारियों के जरिए दुनिया को अपना फन दिखाया। तार से बने खूबसूरत शाहकार, झुमके, बालियां, चूड़ियां और क्रोशिया से बनी दीदाजेब मसनूआत, साथ ही साथ सकाफत के रंग बिखेरती गुड़ियां और दीगर आराइशी अशिया, ये सब मनाजिर हैं इस्लामाबाद में सजे क्राफ्ट बाजार के। स्टॉल्स पर घरेलू खवातीन की दस्तकारियों की नुमाइश भी आमदनी का जरिया भी। स्टॉल्स लगाने वाली खवातीन हो या खरीदारी करने वाली, कहती हैं इससे नए रुझानात और दूसरों के मिजाज का भी पता चलता है। घरेलू खवातीन है जो घर में बैठ के अपना हुनर बनाती हैं, अपना काम बनाती हैं, जिनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुयसर नहीं है, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ जब मैं देखती हूँ कि एक अकेली खातून किस तरह अपने घर को चलाने के लिए छोटी छोटी चीजों को बना रहे। हुनरमंदों की यहाँ खूब पजीराई भी हुई और जेब भर कमाई भी। घरों में छोटे छोटे कारोबार चलाने वाली खवातीन के लिए ये बाजार अपना हुनर दिखाने का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। फिलवक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।